हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज से रिलेटेड है और ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। एचपीयू से, लखनऊ यूनिवर्सिटी से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी से, उड़ीसा यूनिवर्सिटी से, CUCET के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। इनमें से अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बेसिकली ये सारे एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलो फिर जल्दी से हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जब हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बट बुक कीपिंग इसकी सब फील्ड नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, ऑल द फॉलोइंग आइटम्स आर द क्लासिफाइड एज फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। अब देखो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन में 3 आता है। पहला आता है गोइंग कंसर्न, फिर आता है अक्रूवल और फिर आता है कंसिस्टेंसी। ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है अपने चैनल पे। क्लियर? अच्छा, तो इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन नहीं है? बिजनेस एंटिटी। तो ये क्या है? ये है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, सेल्स ऑफ ऑफिस फर्नीचर शुड बी क्रेडिटेड टू। अब अगर आप ऑफिस फर्नीचर बेच रहे हो तो नो डाउट ये कोई गुड्स तो है नहीं, फर्नीचर है, असेट है, तो आप एंट्री क्या डालोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट और असेट अकाउंट। तो करेक्ट आंसर होगा बी, फर्नीचर अकाउंट। Next, the cash book showed an overdraft of rupees 1500 as cash at bank, but the passbook to the same date showed that checks of 150 and 125 respectively had presented for payments and check of rupees 400 paid into account had not been cleared. तो आपको बैलेंस बताना है कैश बुक। सिंपल क्वेश्चन है। सिंपली देखो, मेरे पास ये कैश बुक है, ये पासबुक है। कैश बुक में अभी 1500 का नेगेटिव बैलेंस शो हो रहा है। अच्छा, उसके अलावा कह रहा है कि पासबुक में कुछ चेक्स हैं 150 125 के जो प्रेजेंट हुए थे पेमेंट के लिए, मतलब डेबिट किए गए हैं 150 125, बट इसको कैश बुक में पास नहीं किया गया। तो अब पास कर लो। देखो ये प्लस साइड है, ये माइनस साइड है। होपफुली सबको पता होगा। तो यहाँ पे 100 डालेंगे, 50 डालेंगे एंड 125 डालेंगे। और आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चेक जो 400 का था वो पे किया गया, मतलब डिपॉजिट किया गया, बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो इसका हम इम्पैक्ट कहाँ दिखाएंगे? डेबिट साइड। क्लियर? अब सिंपली क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे और इस टोटल फिगर में से इसको लेस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कैश बुक का करेक्ट बैलेंस आएगा और कैश बुक का जो करेक्ट बैलेंस आएगा वो आएगा 1375। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ना कि क्वेश्चन पेपर उनको हिंदी में भी चाहिए होता है, तो यहाँ पे को हिंदी इंग्लिश दोनों हमने इंक्लूड किया है। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा पर्टेनिंग टू अ कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2005। द सेल्स ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द मंथ आर। अब कंपनी का सेल्स पूछा है। सिंपली हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, परचेजेस दिया है। इन तीनों की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे? COGS, जो कि होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका COGS आएगा 1,07,000। नेक्स्ट, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया है सेल्स पे। तो हमने क्लास अपलोड की थी जहाँ हमने बताया था कि अगर ये सेल्स पे दिया है तो इसको हम कैसे कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे। देख लो, 20% किस पे है? सेल्स पे। अब हमें पता है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कितना होता है? सेल्स होता है। अगर सेल्स 100 है तो उस पर 20% प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 20, और रिमेनिंग बैलेंस कितना बचेगा? 80, जो कि कॉस्ट है। अब प्रॉफिट को अगर सेल्स पे निकाल रहे हैं तो 20% आ रहा है। वैसे ही अगर प्रॉफिट को कॉस्ट पे निकाले तो कितना आएगा? 20 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आएगा 25% ऑन कॉस्ट। क्लियर? मेरे पास COGS आया था 1,07,000। तो सिंपली हम इस पे GP निकाल लेंगे और GP कितना आ जाएगा? 25% किसका? 1,07,000 का, जिसको कैलकुलेट करने पे फिगर आएगी 26,750। क्लियर? अब क्योंकि सेल्स पूछा है तो सेल्स क्या होगा? कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। जब आप दोनों को टोटल करोगे तो आपका आंसर आएगा 1,33,750। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट,
For charging depreciation on which of the following assets the depletion method is adopted? Plant and machinery, land and building. बेसिकली लैंड डिप्रिशिएट नहीं होती, बिल्डिंग डिप्रिशिएट होती है, बट इस पे हम नॉर्मल डिप्रिसिएशन मेथड यूज़ करते हैं, आइदर एसएलएम मेथड और डब्ल्यूडीवी मेथड। गुडविल ये हमारा इनटैंजिबल एसेट है, तो इस पे डिप्रिसिएशन नहीं होता है, इसमें अमोर्टाइजेशन होता है। एंड वेस्टिंग असेट्स, इस पे कौन सा मेथड लगाते हैं? डिप्लीशन मेथड। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, if sales are 2000 and the rate of GP on COGS is 25%, then COGS will be, अब देखो हमारे पास जो GP दिया है वो कॉस्ट पे दिया है, तो सबसे पहले हम GP किस पे निकालेंगे? ऑन सेल्स। सिंपल है, हम कह रहे हैं कि अगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25% ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट लेस से 100 है, उस पर 25% 25 हो जाएगा, तो टोटल हमारे पास सेल्स प्राइस कितनी आएगी? 125। अब यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट निकालें ऑन कॉस्ट तो कितना आ रहा है? 25%। वैसे प्रॉफिट ऑन सेल्स निकाल लो, 25 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएगा 5, 20%। 20% ऑन सेल्स। सेल्स कितना है? 2000, और इसमें से अगर हम जीपी लेस कर दें इसका 20% तो 400, सिंपली हमारे पास सीओजीएस कितना आ जाएगा? 1600। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द कंसाइनमेंट अकाउंट इज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। जब भी हम कंसाइनमेंट अकाउंटिंग करते हैं तो ये अक्रूवल बेसिस पे होता है, मतलब चाहे अमाउंट रिसीव हो या ना हो, एक्सपेंस पे हो या ना हो, आप उसको बुक्स में शो करते हो एक पर्टिकुलर कंसाइनमेंट की अकाउंटिंग करने के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, ऑन 15/8/2005 एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई फॉर 3 months फॉर ₹20,000। 18 November वॉज अ सडन हॉलीडे, ड्यू डेट ऑफ द बिल विल बी। अब देखो अगर सडन हॉलीडे है तो उस केस में एक डेट हम एक्सटेंड कर देते हैं, और अगर पता होता कि 18 नवंबर को छुट्टी है तो हम एक दिन पहले ही ड्यू डेट मान लेते। तो एज पर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी, 19 नवंबर। नेक्स्ट, एक्स एंड वाई प्रॉफिट शेयर करें 2:1 में, दे टेक जेड एज अ पार्टनर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:1। जेड गुडविल कितनी लेकर के आ रहा है? 4500। द फुल वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी, सिंपली अगर जेड अपने हिस्से की 4500 ला रहा है और उसका शेयर है 1/6, जेड का शेयर कितना है? 1/6, तो ये किसको डिनोट कर रहा होगा? 1/6 शेयर को। क्लियर? तो रिवर्स करने पे वैल्यू आएगी 27,000, मतलब टोटल गुडविल कितनी रही होगी? 27,000, तभी वो अपना 1/6 हिस्सा कितना लेकर के आया था? 4500। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, ए बी सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 6:3:3। दे अग्रीड टू टेक जेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सिंपल है, अगर डी का शेयर 1/8 है और अगर मान लेते कि टोटल प्रॉफिट ₹1 है तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो गया? भाई ₹1 में से 1/8 हमने डी को दे दिया, तो बचा कितना प्रॉफिट? 7/8। अब ए की बात करें, इसका पहले हिस्सा था 6/12। बी की बात करें तो इसका था 3/12 और सी का हिस्सा है 3/12। अब इस रिमेनिंग प्रॉफिट में, अभी जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 7/8, ये इनको इन्हीं के शेयर में मिलेगा जो पहले शेयर चल रहा था 6:3:3। क्लियर? और डी का रेशियो कितना है? 1/8। बस आप इसको सॉल्व कर लो और इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 14:7:7:4। नेक्स्ट, ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर his executor is paid the share of profits of the dying partner for the relevant period. This payment is recorded in PL account, PL adjustment account, appropriation account, suspense account और reserve account। बेसिकली देख लो, इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं सस्पेंस अकाउंट में। PL सस्पेंस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसको हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं सो दैट अगर कोई भी फिक्टिशियस प्रॉफिट हुआ है तो उसके सेटलमेंट के लिए हम लोग पीएल सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। किन के लिए? जो डिजीज पार्टनर है, मतलब बेसिकली जिन पार्टनर्स की डेथ हो गई उनके प्रॉफिट शेयरिंग में सेटलमेंट करने के लिए हम पीएल सस्पेंस अकाउंट की हेल्प लेते हैं। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा सी, सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट, द आइटम इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड है, तो नो डाउट ये क्या हो जाएगा? करंट एसेट हो जाएगा। तो ऑप्शन करेक्ट होगा बी। Next, B Limited was registered with a share capital of 1 crore divided into equity share of ₹10 each. It issued 9 lakh equity shares to the general public at par payable as to ₹3 on application, 3 on allotment and balance in 2 equal calls.
द पब्लिक हैड सब्सक्राइब फॉर 8,50,000 शेयर्स till 31st March 2006. Only first call had been made. All the shareholders had paid up except Mr. C, जिनके पास 25,000 शेयर्स था, who did not pay the call money. अच्छा, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है देखो। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा है ऑथराइज शेयर कैपिटल, और ऑथराइज शेयर कैपिटल मतलब जो टोटल नंबर ऑफ शेयर कैपिटल आपके एमओए में दिख रहा हो। तो यहाँ देखो ये हमारा ऑथराइज शेयर कैपिटल है कि मैक्सिमम कंपनी कितना शेयर्स इशू कर सकती है, 1 करोड़। तो करेक्ट आंसर होगा ए 1 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है बट इसमें देखो ये पूछा है कि इशूड कैपिटल कितना है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना है। तो दोनों हम साथ ही साथ डिस्कस कर लेंगे। देखो इशू कितना किया गया, 9 लाख इशू किया गया, तो नो डाउट ये क्या हो जाएगा, इशूड शेयर कैपिटल। एंड 9 लाख में से 8,50,000 सब्सक्राइब हुआ है, तो ये सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है। क्लियर। इशूड शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, 9 लाख, एंड सब्सक्राइब्ड कितना हो जाएगा, 8,50,000। अब क्योंकि ये नंबर ऑफ शेयर्स है तो मल्टीप्लाई कर देंगे ₹10 से, तो 85 लाख रुपीज़ आ जाएगा। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन में पूछा है कॉल्ड अप कैपिटल, और फिर पूछा है पेड अप कैपिटल। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस थे। अब देखो कॉल्ड अप कितना है, सिंपली क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट कॉल तक मेड किया गया, मतलब सेकंड कॉल नहीं किया गया, और सेकंड कॉल कितने का है, ₹2 का। तो 8,50,000 सब्सक्राइब्ड हुआ है और उस पर कितना मांगा गया, ₹8 तक मांगा गया है। तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कितना हो गया, 68 लाख। पर क्या ये पेड अप है, नहीं। पेड अप में देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 25,000 शेयर्स थे उसने फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं किया है। तो 8,50,000 आपका सब्सक्राइब शेयर कैपिटल था, मल्टीप्लाई बाय ₹8 कंपनी ने मांगा। इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आ रही थी 68 लाख। तो ये हमारा हो गया कॉल्ड अप कैपिटल। इसमें से इसी की हेल्प से जब हम पेड अप कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो 25,000 शेयर्स पे ₹2 रिसीव नहीं हुआ है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 67,50,000, और ये क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल। क्लियर। तो कॉल्ड अप कितना हो जाएगा, 68 लाख, एंड पेड अप कितना हो जाएगा, 67,50,000। नेक्स्ट, which of the following is are true with respect to debentures? They can be issued for cash, yes. They can be issued for consideration other than cash, yes. They cannot be issued as collateral security, no. अगर डिबेंचर्स की बात करें तो इनको हम एज collateral security की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, बोथ ए एंड बी। सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, W Limited issued 20,008% debentures of ₹10 each at par, which are redeemable after 5 years at a premium of 20%. The amount of loss on redemption of debentures to be written off every year. सिंपली देखो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि 20,000 का डिबेंचर्स है, ₹10 ईच, और इसको हमको प्रीमियम पे रिडीम करना है। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय ₹10, ये इस पे प्रीमियम कितना है, 20%। तो अगर हमें प्रीमियम कैलकुलेट करना होगा तो सिंपली प्रीमियम कितना आ गया, 40,000। और कह रहे हैं ये जो लॉस है ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इसको हम राइट ऑफ करेंगे हर साल, और कितने साल के लिए रिडीम, कितने साल बाद रिडीम होगा, 5 ईयर्स। तो 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 ईयर्स में इस लॉस को डिवाइड करना है। तो इस लॉस को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 8,000। क्लियर। क्योंकि देखो रिडम्पशन के टाइम अगर प्रीमियम पे रिडम्पशन करना पड़े तो नो डाउट कंपनी को ज़्यादा पे करना पड़े। तो करेक्ट आंसर होगा डी, 8,000। नेक्स्ट, S Limited issued 2,010% preference shares of 100 each at par, which are redeemable at a premium of 10%. For the purpose of redemption, the company issued 1,500 equity shares of 100 each at a premium of 20% per share. At the time of redemption of preference shares, amount to be transferred by the company to the CRR account. क्वेश्चन सिंपल है, कह रहा है कि अगर 10% प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो ये कितना है, 2,000 और 100 का है, दैट इज 2 लाख का आपको प्रेफरेंस शेयर आपने इशू किया। अच्छा, जब ये रिडीम होगा तो ये 10% एक्स्ट्रा पे रिडीम होगा। इसके रिडम्पशन के लिए आपने 1,500 इक्विटी शेयर्स रखा हुआ है। तो इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 1,500 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 1,50,000 का आपने इक्विटी शेयर्स रखा है। और ये जो इक्विटी शेयर इशू किया ये 20% पर शेयर के प्रीमियम पे किया। तो आप CRR में कितना ट्रांसफ़र करोगे, ओनली 50,000। मतलब जो बैलेंस अमाउंट आपका होगा वो ही आप कहाँ ट्रांसफ़र करते हो, CRR में। क्लियर। तो करेक्ट आंसर होगा ए, 50,000।
नेक्स्ट, द गुड्स दैट एग्जिबिट डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशनशिप। डायरेक्ट प्राइस डिमांड क्या दिखाता है? गिवन गुड्स, क्योंकि गिवन गुड्स मतलब किसको शो करता है? लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ेगी। नेक्स्ट, इन इकोनॉमिक्स व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेज विद अ फॉल इन इट्स प्राइस। अब प्राइस फॉल कर रहा है और डिमांड इंक्रीज कर रही है, तो डिमांड बेसिकली क्या कर रही है? एक्सपैंड कर रही है। तो करेक्ट आंसर होगा बी, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। नेक्स्ट, द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड और सर्विस इज अमाउंट दैट। अब क्वांटिटी सप्लाइड मतलब जो प्रोड्यूसर रेडी होते हैं या विलिंग होते हैं सेल करने के लिए एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे। तो आज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी, प्रोड्यूसर्स प्लान और विलिंग टू सेल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड टाइम पीरियड at a given price. Next, discriminating monopoly implies that the monopolist charges different prices for his commodity from different groups of consumers. Yes. For different users. Yes. At different places. Yes. Correct answer होगा D, any of the above. Next, price discrimination will be profitable only if the elasticity of demand in different market in which the total market has been divided is यूनिफॉर्म, डिफरेंट, लेस, जीरो। करेक्ट आंसर होगा बी, डिफरेंट, क्योंकि अगर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग अलग है ना, उसी केस में फर्म को यह ऑप्शन मिलता है या अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अलग अलग प्राइस पे लोगों से, कस्टमर से चार्ज कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाए। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, ट्रांसफर पेमेंट्स रेफर टू पेमेंट्स विच आर मेड। देखो, ट्रांसफर पेमेंट वो पेमेंट होता है जो बिना एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। Next, the net values added method of measuring national income is known as net output method, production method, industry of origin method. Correct answer होगा D, all of the above. Next, identify the items which are not a factor item. अब देखो, अगर फैक्टर आइटम की बात करें, फैक्टर पेमेंट की बात करें तो ये वो पेमेंट होता है जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए पे किया जाता है। फ्री यूनिफॉर्म टू डिफेंस पर्सनल, सैलरीज टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ एन ओनर, occupied building, scholarships given to the scheduled caste students। बेसिकली देखा जाए तो डी, ये कोई प्रोडक्शन पर्पस के लिए नहीं दिया जा रहा है, तो ये फैक्टर पेमेंट का पार्ट नहीं होगा, बल्कि ये क्या है? ट्रांसफर पेमेंट का पार्ट है। क्लियर? करेक्ट आंसर होगा डी। ऑल इनकम विच अराइजेस टू द माइनर चाइल्ड शैल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ हिज और हर पेरेंट्स। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम। अब देखो, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो ये सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है, एंड अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है ना तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो सकता है, लॉन्ग टर्म से भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट शुड बी अलोकेटेड टू ओनली सर्विस डिपार्टमेंट, ओनली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बोथ प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट, नन ऑफ द बोथ। नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जो सर्विस की कॉस्ट आती है एंड जो बेसिकली सर्विस की कॉस्ट आती है वो दोनों ही डिपार्टमेंट में अलोकेट करते हैं, बेसिकली ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में इसको अलोकेट करते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट सुटेबल बेसिस फॉर एप्रोप्रिएटिंग इंश्योरेंस ऑफ मशीन वुड बी नो डाउट वैल्यू ऑफ मशीन। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, ब्लैंकेट ओवरहेड रेट इज, अब ब्लैंकेट ओवरहेड रेट मतलब एक सिंगल ओवरहेड रेट जिसके बेसिस पे अब्जॉर्प्शन का कैलकुलेशन होगा। वन सिंगल ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट फॉर द होल फैक्ट्री। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सितंबर 3000 लेबर आवर्स वे वर्क फॉर अ टोटल ऑफ कॉस्ट ऑफ ₹4800। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना है? 600 है। Overheads are assumed to be related to direct labor hours of active working. What was the standard cost per labor hour? अब देखो, जो हमारे पास टोटल कॉस्ट है वो कितनी है? 4800 की टोटल कॉस्ट है, और जो वेरिएंस है, जो डिफरेंस है, क्योंकि एक्सपेंडिचर का डिफरेंस है तो ये 600 एडवर्स है। क्लियर? अब एडवर्स किसको शो करता है कि ये जो वेरिएंस है ये हमारे स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज़्यादा है, जितना हमने सोचा था उससे हमारी एक्सपेंडिचर कितने से ज़्यादा है? 600 से ज़्यादा है। क्लियर? तो अब स्टैंडर्ड कॉस्ट हम निकाल सकते हैं। एक्चुअल कॉस्ट कितनी दी हुई है? 4800 माइनस 600, तो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 4200, और जो लेबर आवर्स वर्कड है वो है 300। तो सिंपली अगर हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट पर लेबर आवर निकालना है तो हमारे पास 4200 का टाइम पीरियड था, तो हमारी 4200 की कॉस्ट थी और लेबर आवर कितना है? 300। इसको डिवाइड करते हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 14 रुपीज़ पर आवर। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए, ₹14।
नेक्स्ट, इन प्रोसेस कॉस्टिंग अ जॉइंट प्रोडक्ट इज, अब देखो जॉइंट प्रोडक्ट बेसिकली वो प्रोडक्ट होते हैं ना जो साथ ही साथ प्रोड्यूस्ड होते हैं, एंड बाई प्रोडक्ट अगर होता तो बाई प्रोडक्ट के केस में वो भी क्या होता है कि जो मेन प्रोडक्ट होता है उसके साथ प्रोड्यूस होता है बट उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होती है। क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा बी, अ प्रोडक्ट विच इज produced simultaneously with other products and is of similar value to at least one of the other products. Next, process B had no opening inventory. 13,500 units of raw material were transferred in at rupees 4.50 per unit. Additional material at 1.25 per unit was added in process. Labor and overhead दिया हुआ है 6.25 per completed unit and 2.50 per unit incomplete unit. If 11,750 completed units were transferred out, what was the closing inventory in process B? अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने प्रोडक्शन में कितना डाला 13,500, इस 13,500 में से कंप्लीटेड यूनिट कितनी है 11,750, तो नो डाउट जो इनकम्प्लीटेड यूनिट्स है वो कितनी होगी 1750। क्लियर? तो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री पूछ रहा है, 1750 की क्लोजिंग इन्वेंट्री है और इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक तो रॉ मटेरियल प्लस जो एडिशनल मटेरियल है प्लस जो इनकम्प्लीटेड यूनिट्स का लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट है। क्लियर? तो इसका कैलकुलेशन करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 14,437.50। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी, और यहाँ पे पूरा प्रोसेस अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, अ प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम फॉर जे कंपनी यूज्ड एन इनपुट ऑफ 3,500 kg ऑफ मटेरियल एट ₹20 पर kg एंड लेबर आवर दिया हुआ है इतना। नॉर्मल लॉस दिया 20% एंड लॉसेस कैन बी सोल्ड एट ए स्क्रैप ऑफ इतना। अब आउटपुट दिया 2950, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आउटपुट। यहाँ दोनों चीज़ें चाहे तो आप प्रोसेस अकाउंट बना लो। देखो प्रोसेस अकाउंट हम यहाँ पे बना देते हैं, एक यूनिट का कॉलम है एक अमाउंट का कॉलम है। हमने स्टार्टिंग में कितना इंट्रोड्यूस किया है 3,500 kg इंट्रोड्यूस किया है और इसकी प्राइस कितनी है 20, तो ये हो जाएगा 70,000 और लेबर आवर्स कितने हैं 2750 और हर एक आवर का 25 रुपीज़ आपको मिल रहा है, तो इसकी कॉस्ट कितनी आ गई 68,750। नॉर्मल लॉस कितना है 20%, नो डाउट इसी का 20% होगा, तो नॉर्मल लॉस हो जाएगा 700 यूनिट्स का और उसको हम बेच कितने पे रहे 5 पे, तो ये हो जाएगा 3,500। एंड जो हमारा फाइनल आउटपुट है वो है 2950 का। तो जब आप दोनों साइड मैच करोगे ना तो 2950 प्लस 700 ये आएगा 3650 और उतना ही डेबिट में भी आना चाहिए। तो नो डाउट जो 150 है वो हमारा क्या हो जाएगा अब नॉर्मल। वैसे तो क्वेश्चन में पूछा नहीं है बट स्टिल हम एक कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर कर दिए। अब तो सिंपल है, सिंपली इन दोनों को ऐड करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगी डिवाइडेड बाय ये माइनस ये, तो इससे क्या होगा पर यूनिट कॉस्ट आएगी और इसी पर यूनिट कॉस्ट से हम आउटपुट को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो टोटल वैल्यू कितनी आ रही है 70,000 प्लस जो लेबर एंड कॉस्ट की लेबर की थी वो थी 68,750 एंड जो नॉर्मल लॉस की वैल्यू थी वो थी 3,500 डिवाइडेड बाय जो टोटल यूनिट्स है वो है 3,500 एंड टोटल नॉर्मल लॉस की यूनिट है 700। बस आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हमारे पास वैल्यू आएगी पर यूनिट की 48.30, बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 48.30 से तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा कि आउटपुट की क्या वैल्यू है। आउटपुट की वैल्यू आएगी 1,42,495 अप्रॉक्स, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इन प्रोसेस कॉस्टिंग इफ एन अबनॉर्मल लॉस अराइजेज द प्रोसेस अकाउंट इज जनरली, अभी डेबिट में हमने दिखाया था अबनॉर्मल गेन आता है और क्रेडिट में क्या आता है अबनॉर्मल लॉस आता है, तो नो डाउट ऑप्शन चाहे सी होगा चाहे डी होगा। क्रेडिटेड विद द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द अबनॉर्मल लॉस यूनिट्स, क्रेडिटेड विद द फुल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द अबनॉर्मल लॉस यूनिट। नो डाउट जो अभी हमने पर यूनिट रेट निकाला है ना उसी से आप अबनॉर्मल लॉस को भी मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा नहीं कि अबनॉर्मल लॉस की जो स्क्रैप वैल्यू दी रहेगी उससे करोगे। क्लियर? क्योंकि जनरली जिन्होंने प्रोसेस अकाउंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा उनको पता होगा कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब प्रोसेस अकाउंट दिखाते हैं तो अब नॉर्मल लॉस को टोटल वैल्यू पे दिखाते हैं और फिर जब अलग से अब नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाते हैं तो स्क्रैप और टोटल वैल्यू में कंपैरिजन करके जो भी बैलेंसिंग फिगर बचती है उसको पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट,
A job is budgeted to require 3,300 productive hours after incurring 25% ideal time. If the total labor cost budgeted for the job is 36,300, what is the labor cost per hour? अब देखो जो total hours है, total labor hours है वो कितना होगा? 3,300 अगर productive hours है, including 25% ideal time, तो मतलब 3,300 किसको represent कर रहा है? 75% को. जब हम इसका 100% कैलकुलेट करेंगे तो यह आएगा 4,400. एंड जो कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट पर आवर अगर निकालना है, टोटल कॉस्ट है 36,300. ये किसके लिए पेमेंट की गई है? 4,400 के लिए. इसको डिवाइड करते हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.25 रुपीज़ पर लेबर आवर. तो करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, अ कंपनी कैलकुलेट्स द प्राइस ऑफ जॉब्स बाय एडिंग ओवरहेड्स टू द प्राइम कॉस्ट एंड एडिंग 30% टू टोटल कॉस्ट एज अ प्रॉफिट मार्जिन. मतलब प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड, इसको मिला के क्या आएगा? टोटल कॉस्ट आएगा. इस टोटल कॉस्ट में वो प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं जो कि कितना है? 30%. तब हमारे पास क्या आएगा? सेल्स. क्लियर? सेल्स कितना दिया हुआ है? 1690 एंड ओवरहेड कितना दिया है? 694. व्हाट वाज द प्राइम कॉस्ट ऑफ द जॉब? सिंपल है. अब देखो सिंपली क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 30% है टोटल कॉस्ट पे. तो अगर टोटल कॉस्ट पे 30% है तो सेल्स पे कितना होगा? 3/13. क्लियर? अब इसमें से अगर हम जीपी माइनस कर दें 1690 मल्टीप्लाई बाय 3/13, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी 390 और सॉल्व करके आएगा 1300. तो ये टोटल कॉस्ट हो गया. अब टोटल कॉस्ट जो कि 1300 आ रहा है, इसमें दो चीज़ें हैं ना, एक तो प्राइम कॉस्ट है, एक ओवरहेड है. ओवरहेड कितना है? 694. तो नो डाउट प्राइम कॉस्ट कितना होगा? 606. इसमें से माइनस करके वैल्यू आएगी. करेक्ट आंसर होगा बी, 606. नेक्स्ट, state which of the following are the characteristics of service costing. High level of indirect cost as a proportion of total cost, yes. Use of composite cost unit, yes. Use of equivalent unit. Correct answer होगा B, 1 and 2 only. Next, which of the following organization should not be advised to use service costing? Distribution service, hospital, maintenance division of a manufacturing company. A light engineering company. Basically अगर देखा जाए तो ये प्रोडक्शन कर रही हैं और हमसे क्वेश्चन में किसके लिए पूछा है? सर्विस के लिए. क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल वेस्टेज. जो भी अबनॉर्मल वेस्टेज की कॉस्ट है वो बेसिकली हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं? पीएल अकाउंट में. तो करेक्ट आंसर होगा बी, चार्ज टू पीएल अकाउंट. नेक्स्ट, आप क्वेश्चन में देखो हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना और हमें पता है कि अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालना हो तो फॉर्मूला सिंपली क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट. अब क्या मेरे पास फिक्स कॉस्ट दिया है? हाँ दिया है. क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है? हाँ दिया है. क्योंकि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर देंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा. तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है? 30,000 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 5 दैट इज 10. तो हमारे पास जो ब्रेक इवन पॉइंट आएगी वो आएगी 3000 यूनिट्स. तो मतलब एनुअल सेल्स की कितनी डिमांड है? 7000. तो 3000 में तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा, बट उसके ऊपर जो भी आपकी सेल्स है उस पर आपका प्रॉफिट होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 53 to 55. ये ना वही क्वेश्चन है जो हमने एचपीयू के क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करवाया था इन 2019. हमने एचपीयू की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है. अब अगर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की बात करें ना तो इनके जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हमने अपलोड किए 2019, 2020, ये हर एक यूनिवर्सिटी के लिए रेलेवेंट है. लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए भी. तो वहाँ हमने इसको डिटेल सॉल्व करवाया. हम यहाँ सिर्फ आंसर बता दे रहे. इस क्वेश्चन का आंसर आएगा डी. नेक्स्ट इसका आएगा अगेन डी, और ये हमने पूरा डिटेल में सॉल्व करके बताया और इसका आंसर आएगा सी. तो ये आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना. इसके लिए वो क्लास देख लेना तो ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा. नेक्स्ट, डैश इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल रेशियो. नो डाउट करेंट रेशियो. नेक्स्ट, फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड हमारे पास डिटेल दी है और हमें क्वेश्चन में निकालना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो. फॉर्मूला क्या है? सीओजीएस और सेल्स जो भी पहले गिवन हो डिवाइडेड बाय एवरेज टर्नओवर रेशियो. हमारे पास सीओजीएस दिया है क्या? सीओजीएस मतलब क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या सीओजीएस एक और तरीके से निकाल सकते हैं, सेल्स माइनस जीपी. क्वेश्चन में हमारे पास सेल्स दिया और जीपी भी 25% ऑन सेल्स दिया है. तो सिंपली सेल्स अगर मेरे पास 3,20,000 दिया है और जीपी इसका 1/4 है मतलब 80,000 है, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो मेरा क्या आ जाएगा? सीओजीएस. क्लियर? तो सीओजीएस आ गया 2,40,000. अब देखो एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक दिया है बट क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है. तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? 29,000
प्लस परचेजेस कितना है 2,42,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है इज इक्वल टू COGS तो दिया है, इससे हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक की जो कि आएगी 31,000। क्लियर। अब सिंपली क्या करेंगे, फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला COGS आया 2,40,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे 29,000 प्लस 31,000 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 30,000। इसको सॉल्व करके आंसर आएगा 8 टाइम्स, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स गिवन है, डेटर्स गिवन है, हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। सिंपली देखो एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है 365 डेज डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। और एवरेज रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हम लोग सिंपली कैसे निकालते हैं, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। हमारे पास सारी वैल्यूज दी हुई है, 365 डेज डिवाइडेड बाय 5,40,000 डिवाइडेड बाय 90,000। इसको सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 60.833, दैट इज अप्रॉक्स आएगा 61 डेज। सिर्फ फॉर्मूले का एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ओपनिंग आएगा बाई साइड, क्यों, क्योंकि ये लायबिलिटी है तो ओपनिंग आ जाएगा बाई साइड दैट इज क्रेडिट साइड, और क्लोजिंग आएगा क्रेडिट में 65,000। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने जो टैक्सेस पे किया वो 70,000 है, तो टू कैश कितना हो गया 70,000 एंड बैलेंसिंग फिगर बाय PL अकाउंट। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा B 85,000। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही है, बस रिटेन्ड अर्निंग है। अब क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग है तो आपके लिए क्या प्रॉफिट है, जो रिजर्व्स इन सरप्लस कहते हैं, तो ओपनिंग आ जाएगा बाई दैट इज क्रेडिट साइड 25,000 एंड डेबिट में आएगा क्लोजिंग बैलेंस 35,000 का। आगे क्वेश्चन में कह रहा है डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर इज 5,000, तो टू कैश 5,000। अगेन जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो क्या आएगा PL अकाउंट। इसका कैलकुलेशन करने पे करेक्ट आंसर आएगा C 15,000। नेक्स्ट, हु इज अ फिस्कल एजेंट एंड एडवाइजर टू गवर्नमेंट इन मॉनेटरी एंड फिस्कल मैटर्स, नो डाउट RBI दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग आइटम्स इन लिस्ट 1 विथ मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इन लिस्ट 2। अगर फिशर की बात करें तो ये हो जाएगा इंडेक्स नंबर, कार्ल पियर्सन कोलेशन कोएफिशिएंट, थॉमस बेस इनवर्स प्रोबेबिलिटी एंड कार्ल गोस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा B। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच सेज moderately large number of items chosen at random from a large group possess the characteristics of the large group is termed as the law of statistical regularity. Next, a distribution where the value of arithmetic mean is maximum as compared to median and mode is positively skewed distribution. Next, the most appropriate average to be used to complete the average rate of growth in population is, जहाँ पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं वह हम किसकी बात करेंगे ज्योमेट्रिक मीन की, एंड हमने अपने सेकंड चैनल पे इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स सब की इंपॉर्टेंस बताई है। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज नोन एज कस्टमर ग्रुप, इंडस्ट्री, मार्केट, नन ऑफ द अबव। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा C मार्केट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द assumptions ऑफ मोदी गिलानी मिलर मॉडल। परफेक्ट कैपिटल मार्केट है, इक्विवेलेंट रिस्क क्लासेस भी है, बट यूनिटी फॉर डिमांड पे आउट रेशियो ये कोई एजम्पशन नहीं है। नेक्स्ट, द मोस्ट सुटेबल कवरेज रेशियो फॉर डिसाइडिंग द डेट कैपेसिटी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी। केई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस मेथड है कैपम दैट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। नेक्स्ट, थ्योरी Z किसने प्रोपाउंड की थी, विलियम ऊची ने। Next, which of the following is not a principle of management according to Henry Fayol? Subordination of individual interest है, spirit the corps पे, unity of direction भी है, but unity of managers नहीं है, तो correct answer होगा C। Next, a minor is liable for the dash supplied to him। अगर ज़रूरत की चीज़ें सप्लाई की गई हैं, that is necessaries। Next, when the consent of a party is obtained by fraud। अब बेसिकली अगर फ्रॉड के थ्रू ऑब्टेन किया मतलब कंसेंट फ्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा वॉइडेबल, मतलब जो इनोसेंट पार्टी है वो डिसाइड करेगी कि कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना है या नहीं। एन अग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ विच इज अनलॉफुल। अगर ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन ही अनलॉफुल है तो अग्रीमेंट भी क्या होगा वॉइड।
R, an optical surgeon, employs S as the assistant for a term of 3 years and S agrees not to practice as a surgeon during this period. तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड है, क्योंकि जब आपने अपॉइंट किया तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो ना, हमेशा के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हो. नेक्स्ट, implied contract even if not in writing or express words is perfectly dash if other conditions are satisfied. Valid, क्योंकि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट जो बिना बोले बताया जाए. जैसे आप रेस्तरां गए, आपको पता है कि जब आप खाना खा लोगे तो आपको उसके लिए पेमेंट करना है. ऐसा थोड़ी होता है कि ऐसा नहीं होता है कि वहाँ वेटर या फिर मैनेजर आके आपको बताएगा कि आपको पेमेंट करना होगा. तो ये क्या है? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया इज कंटेन्ड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. नेक्स्ट, एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए यही दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं. और हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे भी बहुत सारे एमसीक्यूज ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं. अ वॉइड अग्रीमेंट इज वन विच इज वैलिड बट नॉट इन्फोर्सेबल. इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ बोथ द पार्टीज. इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, ये वॉइडेबल हो गया. नॉट इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. अगर वॉइड है तो वो इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता. सीपीयू में क्या क्या चीज़ें आती है? कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू. Which of the following controls the process of interaction between the user and operating system? इसका करेक्ट आंसर यूज़र इंटरफेस होगा. हमने इसका आंसर गलत बताया था इसके पहले एक सेशन में, स्क्रीन सेवर. इसका करेक्ट आंसर होगा यूज़र इंटरफेस. नेक्स्ट, द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड यूजिंग मशीन लैंग्वेज. नेक्स्ट, यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय सॉर्टिंग देम इन फोल्डर्स. नेक्स्ट, what type of resource is most likely to be a shared common resource in a computer network? Printer. Next, which device is required for the internet connection? No doubt modem. इसका करेक्ट आंसर होगा ए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. CD रोम का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी. ALU का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. VJ का फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक्स एरे. अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, द बोरोइंग्स ऑफ द कंपनी डज नॉट एक्सीड. जो बोरोइंग्स है वो पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी. मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी इज नो डाउट 2. और अगर यही पब्लिक कंपनी पूछा होता तो 7 आंसर होता. बोरोइंग्स विच आर बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी इज अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग, क्योंकि बियॉन्ड पावर आप कोई भी काम करते हो ना तो उसको अल्ट्रा वायर्स कहते हैं. अ मॉर्टगेज कैन बी क्रिएटेड ऑन. जो मॉर्टगेज है मतलब लोनिंग है वो किस पे हो सकती है? स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, मूवेबल प्रॉपर्टी पे, स्टॉक पे, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी इज इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? टू इशू डिबेंचर्स कर सकते हैं, टू मेक लोन्स, टू रेमिट द पेमेंट ऑफ एनी डेट ड्यू बाय अ डायरेक्टर, ये भी कर सकते हैं, टू इशू प्रोस्पेक्टस, बट लोन नहीं कर सकते. तो करेक्ट आंसर होगा बी. आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टैट्यूटरी बुक? मिनट बुक्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी है, रजिस्टर ऑफ ट्रांसफर भी है, बट रजिस्टर ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट ये कोई भी स्टैट्यूटरी बुक नहीं है. क्लियर? तो ये सारे एमसीक्यूज आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. ये सारे एमसीक्यूज ना बहुत रेलेवेंट है हर एक यूनिवर्सिटी के लिए. अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो नो डाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस जो है बहुत हाई लेवल के पूछते हैं. बट बाकी हर एक यूनिवर्सिटी के लिए सारे क्वेश्चंस बहुत रेलेवेंट है, तो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना. अगर कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हो. एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए. अब अगर आपको आज का क्लास यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना. हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.